स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आप सबको कराने जा रहा हूं यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लोगों ने ये किया होगा, लेकिन चलिए, क्योंकि सिर्फ 1.5 से 2 महीने का समय रह गया, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि ये वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि मध्यकालीन इतिहास पे आधारित है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? पहला, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा, न तो 1 होगा और न तो 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपको आधुनिक भारत पे स्थित अवस्थित। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित था, न कि व्यक्तिगत जोत पर। दूसरा, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। तीसरा, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का मुख्य रूप बन गई। चौथा, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी होगा। इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपको करंट अफेयर से है। वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच या विश्व बैंक? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी विश्व आर्थिक मंच। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इनमें जो है पहला और दूसरा कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आधुनिक भारत से देख रहे हैं आप सब, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो इसमें इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से दोनों के दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार मिलान करने का। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर। तो उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो तीनों के तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल है? चलिए, प्राचीन भारत से क्वेश्चन है। हड़प्पा स्थल इनमें से कौन सा है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, चनहुद्रो हड़प्पा स्थल है, कोटदीजी हड़प्पा स्थल है, देसलपुर भी हड़प्पा, सोगौरा कोई हड़प्पा स्थल नहीं है, यानी सी होगा इसका आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है?
तो इसका ये जो है कंगनहल्ली यानी ऑप्शन नंबर ए, इसमें रान्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता महायान के लिए है? महायान के लिए कौन सी है? हीनयान, महायान हम सब बहुत पढ़े हैं, तो इनमें जो महायान के लिए है वो तीनों के तीनों यानी डी है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। इससे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। दूसरा, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। तीसरा, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। चौथा, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए, यानी इसे राज्य के लिए एक आय का स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसका जो उत्तर होगा डी, विजयनगर साम्राज्य में कल्याण मंडप था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तीसरा, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आमिल कहा जाता था राजस्व वसूली को। ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन जो है गलत होंगे, क्योंकि संत कबीर सरहिंदी जी से प्रभावित नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महात्मा गांधी गिरिमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन के सहायक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तीसरा, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है पहला कथन सही है, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। और तीसरा, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ, केसी नियोगी सदस्य संविधान सभा, पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ये तीनों के तीनों ही आपको सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मियां तानसेन, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो इनमें 3 सही हैं, एक गलत है। जो एक गलत है, इनको तानसेन की उपाधि सम्राट अकबर ने नहीं दी थी। आगे, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधर और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? ये थे जहांगीर। जहांगीर को पेंटिंग का बहुत शौक था, ये शायद आप लोगों को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध? एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, अभी तक कुल हम लोगों ने 17 प्रश्न किए हैं,
इतिहास से, मतलब ऑन एन एवरेज 15 to 20 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री यानी इतिहास से पूछे जाते हैं यूपीएससी में, 2-4 ऊपर नीचे हो जाता है। अब आते हैं हम, अब ये आया है ज्योग्राफी यानी भूगोल। 18 निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो यह है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? ये जो है नीति आयोग, जो भी हाल में ही बना है, नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया। जून की 21वीं तारीख को सूर्य कहाँ पे होता है? तो ये जो होता है उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे डूबता है। अगर हिंदी आप लोगों को नहीं समझ है तो हम लोग इंग्लिश पे आ जाते हैं। डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल। मैंने ए पे इसलिए जोड़ दिया क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो ए ही होगा। उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, जून की 21वीं तारीख को। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसके प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? न्यू वर्ल्ड स्पीसीज, ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये एक तरह से ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हुआ, बायो का भी क्वेश्चन हुआ, इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन, ये मिक्स्ड क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। किंतु इसका आंसर जो होगा वो होगा ए यानी तंबाकू, कोको एंड रबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा, 2 कुबर वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको करना है। तो एशियाई शेर एशियाटिक लायन जो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान नदी पंधारपुर चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली कावेरी, हम्पी मालप्रभा। तो पंधारपुर जो है वो चंद्रभागा नदी पे अवस्थित है, तिरुचिरापल्ली कावेरी पे, लेकिन हम्पी जो है मालप्रभा पे नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, केवल 1 और 2। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है इस वजह से, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाघ मेघ विरलन तकनीक तथा समतापमंडल में सल्फेट वायु विलय अंतर्क्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये इसलिए करते हैं क्योंकि भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख हुआ है? ठीक है, तो ये वो लोग जो है अपशिष्ट ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए के संदर्भ में। अब तक कितने क्वेश्चन है? तो 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हम लोगों ने कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाल जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? अगस्त्यमाल, तो इनमें से कौन से आते हैं? नेय्यार, पेप्पारा और शेरदुनी वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकर मुनंथरई बाघ रिजर्व जो है ये अगस्त्यमाल वन्य जीवमंडल रिजर्व में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। 28 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं यानी हर्बीवोर्स। समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको
डी यानी चारों का चारों सही है, क्योंकि चारों हार्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। नीले मीन पक्ष वाली महाशेर। अभी जो हम लोग 3-4 क्वेश्चंस लगातार किए हैं, आपको 8 क्वेश्चंस जो थे वो प्योर भूगोल से थे, यानी शुद्ध भूगोल से। और बाकी ये 3 जो क्वेश्चंस हुए इनको आप इन्वायरमेंट में भी डाल सकते हैं, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, या अलग से अगर इन्वायरमेंट सब्जेक्ट लें उसमें भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे चीज़ एक दूसरे से मेल खाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नीले मीन पक्ष वाली महाशेर कावेरी नदी, इरावती डॉल्फिन चंबल नदी, मोर्चा रस्टी चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट। ये कहाँ, मतलब ये में से कौन सा सही है कौन गलत? तो सही जो है इरावती डॉल्फिन और मोरचाप चित्तीदार बिल्ली, यानी तीनों दो दो सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, नीले मीन पक्ष वाली महाशीर से इरावती गलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। माइक्रोबीट्स जो है वो हानिकारक होती है समुद्री प्राणी तंत्रों के लिए, इस वजह से, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हमारे देश में हिमालय बिच्छू बूटी गिराडेनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि इसमें जो होता है इसका वस्त्र तंतु का साधारणीय स्रोत है, यानी ऑप्शन डी। वस्त्र तंतु का मतलब अगर आप लोग नहीं जाने तो टेक्सटाइल फाइबर इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन, किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर ये तीनों का तीनों यानी डी होगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। उपर्युक्त राज्यों के राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है? ठीक है, तो आपको सबसे पहला जिसमें आरोही क्रम मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटा से बड़ा। मैंने भी चेक कर लिया, कहीं गलती हो सकती है। आरोही मतलब हिंदी माध्यम के छात्र कृपया ध्यान दें, हिंदी माध्यम अच्छा माध्यम है, अच्छे मार्क्स आते हैं। एक साल नहीं रिजल्ट है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी ना कभी हिंदी माध्यम से अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक टाइम ऐसा था जब हिंदी माध्यम के छात्र भी टॉप कर चुके हैं, किए हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, तो आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटा से बड़ा। सबसे कम किस में पाया जाता है? ध्यान दें, महाराष्ट्र में। दूसरा मध्य प्रदेश, उसके बाद ओडिशा, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों में मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या होगा? तीनों का तीनों ही सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? ठीक है, तो तीनों के तीनों ही निर्मुक्त होते हैं, चारों के चारों ही निर्मुक्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर, सागर से लगा हुआ देश, एड्रियाटिक सागर, ठीक है, अल्बानिया, काला सागर क्रोएशिया, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को, लाल सागर सीरिया। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुने में थे? आप ही लोग बताइए कौन सा सही है। पहला तो सही है, एड्रियाटिक सागर अल्बानिया है। काला सागर क्रोएशिया पे नहीं है, ठीक है। कैस्पियन जो है कजाकिस्तान पे है, ठीक है। भूमध्य सागर मोरक्को पे है, ये भी ठीक है। लाल सागर सीरिया पे ना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एंड 4। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? एक तरह से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, इसका आंसर वैसे भारत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदरपूछ, यमुना, बारासिंगनी, चिनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? बंदरपूछ यमुना नदी पे ही है, सही है। बारासिंगी, चिनाब, ये भी सही है। और मिलाम, मंदाकिनी गलत है। सियाचिन, नुब्रा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत में कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियोन, फॉरेट और ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? कृषि में पीरकणाशी के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। आर्द्र भूमि, दूसरा आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाद क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है 2 बार है, इसलिए हैं मैंने बोला, एक बार है एक बार हैं। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, केवल 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मादाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तीनों के तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अलियार, ईशापुर और कंक्षाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? समानता जल भंडार है, सब जल भंडार है, ऑप्शन नंबर डी है। 43 सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी एचसीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एचसीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है। दूसरा, ईंधन के रूप में एचसीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। तीसरा, बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। चौथा, सीएनजी की अपेक्षा एचसीएनजी ईंधन को कम खर्चीली बनाती है। अब इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है 2 और 3, यानी बसों के लिए ईंधन और सीएनजी की अपेक्षा, ऑप्शन नंबर बी। 44 मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं? इसका कारण होता है पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया है, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 2, बी। अब आते हैं 46
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब हम लोग पॉलिटी में एंटर कर चुके हैं, यानी पिछला क्वेश्चन भी पॉलिटी से था। आपको लगभग 18 क्वेश्चन इतिहास से थे, ठीक है। उसके बाद आपको लगभग 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे। यह आंकड़ा कभी कभार ऊपर नीचे होते रहता है थोड़ा मोड़ा। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तीसरा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। चौथा, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। इनमें से कौन सा कथन सही है, गलत है, क्या है? तो पहला दो जो कथन था वह सही था, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। माफ़ी चाहता हूँ मैं, 46 नंबर का जो आंसर होगा, पहले दो गलत हैं, मैंने गलत पढ़ लिया, और बाकी दो सही, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। सॉरी। 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। दूसरा, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तीसरा, भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन सिर्फ सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छूट देता है। दूसरा, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। तीसरा, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? पहले दो कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा 5वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूह पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स ग्रुप पीवीटीजीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीवीटीजीज देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। दूसरा, स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों से एक है। तीसरा, देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित है। चौथा, पीवीटीजीज की सूची में इरुलर और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? पहला, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। तीसरा, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। चौथा, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। इसका जो आंसर होगा आपको बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा।
53 53 भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? कथन जो है दोनों के दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कॉन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। UNCAC अब तक का सबसे पहला विधिता बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखत है। राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कंजर्वेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम UNTOC की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई थी। चौथा, मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल 2 और 4 कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं 55 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों की गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। इसका आंसर होगा केवल 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। 56 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यह आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन और इसका आंसर है अनुच्छेद 21, ध्यान रखिएगा। 57 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। दूसरा, भारत को में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। तीसरा, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 58 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। दूसरा, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर होगा केवल 2, यानी बी। 59 भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। तीसरा, इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट पर संस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरावार मानदंड बंधित है। चौथा, अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में न ले जाएं। इसका आंसर होगा सी, इन नियमों में अपशिष्ट भराव। 60 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार पहला, यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। दूसरा, अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना नहीं होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 61
सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम। ये इकोनॉमिक्स में हम लोग आ गए, अर्थशास्त्र। भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है। तीसरा, गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला और तीसरा कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तिरसठ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्तों के ऋणी होने के द्वारा है। दूसरा, भारत का सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल वर्ग में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों गलत हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न तो दो। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जमा शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? पहला, भारत के IT सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का। दूसरा, सरकारी व्यय के बढ़ने का। तीसरा, विदेश भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। 66, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? तो इसका आंसर जो होगा सरकारिया आयोग 1983, यानी ऑप्शन नंबर सी। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? सहभागिता पत्र, पार्टिसिपेटरी नोट। डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है, मैंडेटरी है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? 68 का आंसर होगा केवल 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग 69 पे। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती हैं? पहला, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां। दूसरा, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। तीसरा, वित्त आयोग। चौथा, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग। पांचवा, नीति आयोग। नीचे दिए गए कूट का सही आंसर होगा ए और बी, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। 70, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। दूसरा, चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। तीसरा, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्रों को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो अभी तक हम लोग ध्यान दें तो लगभग 17 क्वेश्चन आए हैं आपको इतिहास से, उसके बाद 23 क्वेश्चन आए हैं भूगोल से, इसके बाद करीब आपको 15 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटी से, और मेरे ख्याल से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं आपको, लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं। एशिया आधिकारिक संरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। दूसरा, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। तीसरा, AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, केवल 1। 80 से अधिक राष्ट्र हैं।
हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार के राजकोषीय घाटा और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना। दूसरा, केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधिकारिक संरचना परियोजना को संबल प्रदान करना। 50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना। चौथा, 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों स्ट्रेस एसेट्स का जो सह-संघ उधारी कंसोर्टियम लेंडिंग के अंतर्गत है, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य। यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। तीसरा, PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर होगा ए, केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता था। वोल्ट को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। LTE डेटा ओनली तकनीक है और वोल्ट वॉइस ओनली तकनीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा न तो 1 न तो 2। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार है। शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। 2 बच्चे वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 3 है सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक या कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? कानून और व्यवस्था बनाए रखना उप सूचकांक नहीं है। 78, भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया था? यह आरंभ किया था आपको ऑप्शन सी ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तांतरण नियम 2011 ने। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है? क्या शामिल है? तो प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, ऑप्शन नंबर सी। 80, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। 81, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता नहीं होगी। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। दोनों के दोनों ही आंसर गलत है, यानी ऑप्शन डी होगा। न तो 1 न तो 2, दोनों स्टेटमेंट, सॉरी आंसर नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी PPP विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तु और सेवाओं के मूल्यों की तुलना पर की जाती है। PPP डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका आंसर होगा ओ, यानी केवल 1। इसके आगे बढ़ते हुए 83, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। दूसरा, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तीसरा, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। चौथा, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। ठीक है, इसका आंसर होगा केवल 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर
ए। भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? तो इसका आंसर होगा वनस्पति तेल, ऑप्शन नंबर डी। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। अब आते हैं हम लोग अपने 86वें क्वेश्चन पे। भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? तो एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समावेशित करता है कि पहला, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारण किए जाएं। दूसरा, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। तीसरा, वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सिर्फ पहला कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनियमन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया? तो इसका आंसर होगा सी, यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन। 89, हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया? बी, यानी रूस। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? इसका आंसर होगा जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, बी। मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवर्धित वास्तविकता ऑगमेंटेड रियलिटी एआर में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। आभासीय वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी वीआर में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। एआर व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। चौथा, वीआर संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा और 3 और 4 स्टेटमेंट सही हैं। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यम में किस संदर्भ में आता है? एक आदि मानव जाति था, स्पीसीज था, इसको डेनिसोवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। दूसरा, प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। तीसरा, किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है। चौथा, पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। तो आपको 93 का यही होगा, ये कथन गलत है, बाकी कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। दूसरा, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है।
तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी केवल 3। 95, परिधेय प्रौद्योगिकी वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य निष्पन्न किए जा सकते हैं? पहला, किसी व्यक्ति का अवस्थान लोकेशन निर्धारण। दूसरा, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरण। तीसरा, श्रवण दोषयुक्त व्यक्ति की सहायता। कौन सा कथन सही है? आपको तीनों के तीनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। 96, आरएनए अंतरक्षेप आरएनए इंटरफेस RNA-1 प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। क्यों? यह जीन अभिव्यक्तिकरण जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। दूसरा, इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर ए। 97, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण का क्या महत्व है? गुरुत्वीय तरंगों का विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है? पहला, कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना। रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। पशु धमन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। चौथा, कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होगा। इसका ऑप्शन होगा बी, केवल 2 और 3। 99, प्रायः समाचारों में आने वाले Cas9 प्रोटीन क्या है? यह प्रोटीन जो है लक्ष्य जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यकृत शोध सी का टीका होता है जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता है। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है, हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं होता है एक तरह से। तो चलिए, ये हमारा यूपीएससी 2019 पीटी प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 का पहला जीएस पेपर 1 ख़त्म हुआ। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस क्वेश्चन को बनाएं और बताएं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ईमानदारी से कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए 100 में। और फिर देखिए आप कहाँ पे हैं अभी अगले यूपीएससी जो अक्टूबर में होने जा रहा है उसमें। और ईमानदारी से बताएं कि किसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है और अपनी तैयारी पुरजोर करते रहें, आप अवश्य सफल होंगे। और हिंदी माध्यम वाले घबराएं नहीं, आपका भी रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा होगा इस बार। तो चलिए, मेरे जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं फिर से आऊँगा एक और क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।